चीज़ जल्दी समझ में आ गई, क्योंकि मेरे पिताजी बिजनेस करते थे और मेरे मायके का हालत थोड़ा सा ठीक था इधर से। तो मैंने सर के पास जिद करना शुरू कर दिया, सर बिजनेस करेंगे, ये जॉब वॉब से कुछ नहीं होने वाला है, ये नौकरी नहीं करनी है, काम करेंगे कोई अच्छा सा, अपना धंधा करेंगे। देखो सर इतना बिजी होते थे ना वो अपने घर के जिम्मेदारियों में कि वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते थे कहीं भी। मैंने बोला बिजनेस करेंगे, तो बोले ठीक है तुम ही ढूंढो क्या करना है। वो फ्री हो जाते थे मेरे ऊपर देखे कि तुम ढूंढो। मैंने पूछना शुरू किया। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई मन में ख्याल आए या जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हम लोग पूछने जाते हैं अपने आसपास वाले लोगों से। और हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, पता हो या नहीं पता हो, बताएंगे जरूर। रायचंद की कमी नहीं है हमारे यहाँ। कोई ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता, बताएंगे जरूर। हर कोई गुरु है यहाँ। जब मैंने अपने रिश्तेदारों के बीच में बोलना शुरू किया कि मुझे बिजनेस करना है, अमीर बनना है, तो मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटियाँ हैं। उसमें सर के जो जीजा जी थे उनका होलसेल का दुकान चलता था मेडिकल का। उन्होंने बोला अरे रिटेल काउंटर में ना बहुत पैसा है। हम तो देखते हैं 10 रुपये का सामान लोग लेके जाता है, 100 रुपये में बेचता है। मेडिकल का रिटेल काउंटर कर लीजिए। हम लोगों ने डिसीजन लिया ठीक है बिजनेस करेंगे। अब कोलकाता जैसे महानगर में दुकान लेना, उसका एडवांस देना अपने औकात की बात नहीं थी। फिर उन्होंने ही सलाह दिया कि आ जाओ, मैं बोकारो में छोटा मोटा दुकान दिलवा दूंगा, स्टार्ट करो। हम लोग बोकारो आ गए। जो जमा पूंजी था उससे लेकर के हमने एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया। जब मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया तो कस्टमर ही नहीं आए, तो लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, डॉक्टर बिठाओ फिर कस्टमर आएंगे। देखो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस आती है जो मेरे जीवन का अनुभव है, मैं वो बस यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। लोगों ने सलाह दिया डॉक्टर बिठाओ तो कस्टमर आएंगे। जब डॉक्टर से बात करने जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे आपका नया दुकान है, आपका कोई अभी नाम नहीं है, हम तो जाएंगे तो मेरा समय बर्बाद होगा, हम आपके दुकान पे क्यों बैठे। फिर लोगों ने सलाह दिया कि नर्सिंग होम होगा तो डॉक्टर भी आएगा, पेशेंट भी आएगा और कस्टमर भी बनेगा। हमारे पास पूंजी कुछ थी नहीं, लेकिन याद आया कि संजोग से टीटीएमपी तो हूँ, मतलब शिक्षित बेरोजगार सरकार के नज़र में है। मेरे सर्टिफिकेट पे सरकार लोन दे सकती है। तो PMRY जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना होता है उससे मैंने लोन निकाला और लोन निकाल करके नर्सिंग होम को स्टार्ट किया। 100% मेरा जो नर्सिंग होम था वो लोन पे था। जब नर्सिंग होम को स्टार्ट किया तो पेशेंट भी आना शुरू हुए, डॉक्टर भी आना शुरू हुई। जीवन में हालात ऐसे चल रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक, और जब तक ये लोन का प्रोसेस वगैरह कर रहे थे ना तब तक चूंकि आर्थिक तो पहले से ही खराब थी, तो सर बैंकिंग की तैयारी पहले से कर भी रहे थे। संजोग से सर को बैंक में जॉब भी हो गया जब तक हमारा नर्सिंग होम स्टार्ट हुआ तब तक। तो जब नर्सिंग होम स्टार्ट हुआ तो सर बैंक में जॉब कर रहे थे। एक काम उनका बैंक का जॉब था, दूसरा मेडिकल रिटेल काउंटर था, तीसरा नर्सिंग होम था। नतीजा था कि सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक सर मशीन की तरह लगे रहते थे। सुबह सुबह उठ के नर्सिंग मेडिकल स्टोर पे जाते, उनका नाश्ता बना के मैं लेके जाती थी। जितना देर वो नाश्ता करते थे उतना देर मैं काउंटर संभालती थी। फिर उसके बाद वो आते तैयार होके बैंक जाते, फिर टिफिन लेकर के अपना, रात में बैंक से जब वो घर आते थे तो घर नहीं आते थे, पहले नर्सिंग होम पे जाते थे, वहाँ की व्यवस्था देखते थे। रात के 12 बजे घर आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी जब आधी रात में सोए हुए होते थे और कोई पेशेंट आ जाता था तो उस वक्त उठ के जाके डॉक्टर को लेके आना पड़ता था, क्योंकि लेडी डॉक्टर थी, वो बोलती थी अकेले नहीं आएंगे, रात में लेने आना पड़ेगा। तो सर उस वक्त जाते थे डॉक्टर को लाने और मैं तब तक पेशेंट को देखती थी, हैंडल करती थी। फिर पेशेंट अब कब ठीक होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक पेशेंट एडमिट है हमारे यहाँ तब तक हम लोग उसमें लगे रहते थे। कई बार तो जब क्रिटिकल पेशेंट आता था ना तो भगवान जी से बहुत कुछ मानता उनका भी कर लेते थे। भगवान जी के पेशेंट ठीक होके चला जाए तो ये फास्टिंग कर लेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, मतलब पेशेंट किसी और का है, मानता हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे यहाँ से पेशेंट ठीक होके जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। और इतनी शिद्दत के बाद जब पेशेंट रिलीज होने लगता था तो कोई ना कोई एरिया का दादा
सरदार, डॉन, मुखिया जी, नेताजी, किसी का फोन आ जाए, ये मेरा आदमी है, कुछ कम कर देना। अब आपने भले ही बिल कैसा बनाया हो, उससे मतलब नहीं है। बड़े बड़े लोगों का अगर फोन आ गया तो करना है डिस्काउंट, क्योंकि बोलते हैं ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हैं, तो वो भी करना पड़ता था। नतीजा होता था जब लास्ट महीने में हिसाब करते थे तो पता चलता था इनकम जितना आया उससे ज़्यादा तो खर्च हो गया। एक तो पहले से लोन में, और अब लोन लगातार बढ़ते जा रहा था। जिंदगी की हालात कुछ ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि क्या डिसीजन ले लिए, कितना अच्छा। तो वो जॉब चल रहा था, कम से कम जीवन चल तो रहा था। यहाँ तो और भी बदतर हो रहा है, कौन सा काम करने आ गए। और खास करके जब डिसीजन महिला का हो तो ताना तो सुनने को मिलता है ना। जेंट्स का, पुरुष का डिसीजन हो तो कोई बात नहीं, तो वो अलग, वो भी सुनने को मिलता था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो, ऊपर वाला आपको आपकी चाहत से मिलाता जरूर है। और उसी नर्सिंग होम में एक पेशेंट आया, एक महिला थी, उसका ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो लंबा टाइम उसके ड्रेसिंग करना था। कहीं और से वो ऑपरेशन करा के आई थी जिसमें घाव बन गया था, तो उसको हर 3 दिन पे आना पड़ता था ड्रेसिंग के लिए। तो लोग सोचते हैं ना, जहाँ सस्ते में हो जाए वहाँ चल जाएंगे, छोटा मोटा हॉस्पिटल में घुस जाओ। तो वो मेरे यहाँ ड्रेसिंग के लिए आ रहा था। उसका देवर आरसीएम में था, और जब भी वो ड्रेसिंग के लिए आता था वो सर को आरसीएम बताता था, और सर उसके बाद सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। अच्छा, उसका भी बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि 1500 का एक किट ले ले तो हम इसी में कुछ डिस्काउंट करा लें, और इससे ज़्यादा उसका भी कुछ मकसद नहीं था। लेकिन ना, जब एक दिन सर परेशान हो गए तो उसको बोले, एक काम करो, तो घर में जाओ, भाभी बैठी रहती है, अगर उसको समझ में आ गया तो कर लेंगे। और सर को पूरा उम्मीद था कि मैं तो ना ही बोलने वाली हूँ। वो बंदा जब मेरे पास आया तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें आरसीएम के लिए बता रहा था कि इस सिस्टम में जुड़ करके आप करोड़पति बन सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं, बड़ी गाड़ी बना सकते हैं, आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। वो बार बार इन्हीं बातों को बोल रहा था। काम क्या बता रहा था? दुकान चेंज करना है। चाय पत्ती आप यहाँ से खाती हैं अभी बगल के दुकान से, उससे नहीं, यहाँ से खाना है। नमक आपको यहाँ से लेना है। जब हमने ज्वाइन किया था 2005 की बात है, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट मुश्किल से 10-15 थे, बाकी कपड़ा था, टोटल मिला के 35 प्रोडक्ट ही थे। तो बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था, इस सिस्टम में जुड़ने से आप अमीर बन सकते हैं। और मेरा दिमाग अब ब्लॉक था, क्योंकि देखो, आम आदमी को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। जब मेरे नंदोसी ने ये बताया था कि आप रिटेल काउंटर करके अमीर बन सकते हैं, तो समझ में आया, दुकान खोलना है, सामान रखना है, पूंजी लगाना है, हो सकता है। ये बंदा बोल रहा है दुकान चेंज करना है, सिर्फ सामान खरीदना है और अमीर बन सकते हैं। ऐसा होता है क्या? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट में जब उसने एक बात कही कि एक साबुन अगर आप इस सिस्टम से जुड़ के खरीदते हो तो आपके अकाउंट में 1 रुपया आएगा, और वो 1 रुपया मुझे फटाफट समझ में आ गया। देखो, क्योंकि हम महिलाएं जो है ना, हमारा आदत होता है गुल्लक में पैसे जमा करने का। अच्छा, भले ही इंडिया डिजिटल हो गया हो, लेकिन आज भी आप किसी भी महिला के घर में अगर छापामारी करो तो चूड़ा के डब्बा में, चावल के डब्बा में, बिस्तर के नीचे 10-5 तो मिल ही जाएगा। ये हमारा नेचर होता है। 1-1 रुपया हम गुल्लक में जमा करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी बचत कर ली। और मुझे भी फटाफट वो 1 रुपया समझ में आ गया। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया कि 1 रुपया अगर एक साबुन पे बचता है, महीने में मेरे घर में 4 से 5 पीस साबुन का खर्च है। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो पूरे जीवन में 1 लाख साबुन तो जरूर खर्चा होगा, हो सकता था ना। तो मैंने ये देखा कि पूरे जीवन में 1 लाख साबुन खर्च होगी, और अगर 1-1 रुपया एक साबुन पे बचता है तो बुढ़ापे में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया होगा। और इतना पैसा के लिए तो बेटा को तो पैर दबा ही देगा। पूरे जीवन में 1 लाख कमाऊंगी, ये सोच करके इस सिस्टम को मैंने शुरू किया था। आज के समय ये सिस्टम मुझे महीने का 4 लाख प्लस दे रहा है।
आप जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा इस सिस्टम में देने का क्षमता है। सोचना पड़ेगा। जब मैंने इस सिस्टम को शुरू नहीं किया था, उससे पहले कि मेरी जो लाइफ स्टाइल बताऊं, मैंने अपना घर का बजट बताया नहीं। एक साड़ी अगर खरीदना पड़ता था ना तो सोचना पड़ता था, 6-7 महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, दुर्गा पूजा में साड़ी खरीदेंगे। और ये फिक्स था मेरे लिए, साड़ी दुर्गा पूजा में, सासू माँ के लिए छठ में, और ननद के लिए रक्षाबंधन में। मतलब एक साथ साड़ी भी हो जाए और काम भी निकल जाए। आज के समय में अगर सोना भी खरीदना होता है तो सोचना नहीं पड़ता है, जब चाहे तब जाके खरीद सकते हैं। और जो महिला होती है ना, उसको सबसे ज्यादा प्यार सोना से होता है ना जी। गहने से तो मन ही नहीं भरता है, चाहे जितना भी हो जाए। तो जब मेरा भी इनकम हुआ तो सबसे पहले लाइफ में जो काम किया, सबसे पहले कार खरीदी थी, उसके बाद पहले गहना खरीदेंगे, घर बाद में बनाएंगे। तो पहले गहना ही खरीदे। लेकिन जीवन में ना जब आपको मिलने लगता है ना तो हर चीज का एक लिमिट होता है। आप कितना भी भूखे हैं, पेट भर ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। तो उससे जब ज्यादा होता है तो या तो बांटना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। आज के समय में सोना खरीदते हैं, लेकिन अब फिजिकल नहीं, अब डिजिटल खरीदते हैं अभी भी। लेकिन सोना पे तो दिमाग जाता ही जाता है। डिजिटल कुछ लोग समझ गए होंगे, यानी शेयर के माध्यम से गोल्ड में लगाते हैं जब चाहे। अब इसके लिए दुकान भी नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन। आज के समय दिखा रेट थोड़ा सा डाउन हो रहा है, कुछ ले लो। ये सिचुएशन मेरी बनी जब मैं आरसीएम की अचीवर बनी। जब मैं आरसीएम में नहीं थी, उस समय की मेरी बात करूं, जो मेरा जीवन शैली था, कहीं अगर जाना होता था घर से निकल के ऐसे बाहर कहीं जाने का तो संभव ही नहीं था, सोच भी नहीं था, औकात ही नहीं थी। तो कहीं दूर जाने का सोचते ही नहीं थे। लेकिन मायका ससुराल तो महिलाओं का चलता ही रहता है। तो उतना भी अगर जाना हो ना तो हमारे पास एक गाड़ी थी, लूना की मोपेड, 3rd हैंड गाड़ी थी, पैडल मारने से स्टार्ट होती थी। टीवीएस की वो गाड़ी थी और वो चलती कम थी, रुकती ज़्यादा थी। तो उसको लेकर के जब हम दोनों पति पत्नी निकलते थे तो कई बार मुझे बीच रास्ते में उतर के पीछे से गाड़ी को धक्का देना पड़ता था। ऐसी गाड़ी थी वो। आज के समय अगर मैं बात करूं मेरे लाइफ की, तो आज मेरा जो भी सफ़र होता है, घर से निकलना होता है, या तो ट्रेन के 2nd एसी में होता है या 1st एसी में होता है, टिकट जिसमें मिल जाए, या तो फ्लाइट से होता है। और जहाँ इन दोनों में से किसी का साधन नहीं है तो वहाँ अपने गाड़ी में होता है, फुल एसी चला के, चाहे 1000 किलोमीटर भी क्यों न जाना पड़े। अभी 2-3 महीना पहले हमारा टूर था दार्जिलिंग का। तो हमारे यहाँ से दार्जिलिंग है 1300 किलोमीटर, और हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए थे, पति पत्नी बच्चे आराम से एंजॉय करते हुए अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं। जब मैं बच्ची थी, मुझे याद है जब मैं रेलवे स्टेशन पे जाती थी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ट्रेन में उस वक्त 2-3 बोगी होता था जिसमें काला शीशा लगा होता था। अभी तो संख्या बहुत बढ़ गई है, उस समय 2 या 3 ही होता था, और वो अक्सर हमारे सामने से पार हो जाता था। हम लोग कभी उसमें जाते ही नहीं थे, हम तो उसके पीछे वाले में बैठते थे। तो मैं मेरे पेरेंट्स से पूछती थी कि हम लोग उस डब्बे में क्यों नहीं जाते हैं, उस डब्बे में है क्या, क्योंकि शीशा के अंदर कुछ दिखता ही नहीं था। तो एक मेरी क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिर उसके अंदर है क्या, उसमें हम लोग क्यों नहीं जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि बेटा उस डब्बा में वो जाता है जो 2 नंबर से पैसा कमाता है। मतलब आम आदमी क्या सोचता है, अगर आपको अमीर बनना है तो 2 नंबर करना पड़ेगा। हाँ, चोरी करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, किसी का गला काटना पड़ेगा। मतलब गला काटने का मतलब मर्डर से नहीं बोल रही हूँ मैं, अगर हम किसी का बेईमानी भी कर रहे हैं तो गला काट नहीं हुआ। आम आदमी को लगता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो बिना गलत काम किए आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मैं प्राउड के साथ कहती हूँ, गर्व है इस बात का कि पिछले 17 साल में किसी का 1 रुपया बेईमानी नहीं किए, मेरे वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। काम क्या किए? लोगों के घर में हेल्थ सुधारने का काम किए, लोगों के घर में इनकम दिलाने का काम किए,
दुआ कमाने का काम किए, और आज के समय मेरी जो भी सफर होती है वो लग्जरी में ही होती है, उसी में होती है, एसी बोगी में ही होती है। आज मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि स्लीपर और जनरल कुछ होता भी है, क्योंकि उसने जब से चलना शुरू किया तो एसी बोगी में ही जाते हैं, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। थर्ड एसी भी तो अगर टिकट नहीं मिले तो मजबूरी में होता है। ये औकात अगर बनी मेरी तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से। आरसीएम से आने से पहले मैंने बताया कि बिजनेस को लोन पे स्टार्ट किया था, तो आदमी कर्जा तब लेता है जब पहले घर का सोना वोना बेच ले, है कि नहीं? मतलब जो बचत होता है उसके वो भी खत्म हो जाए तब हम कर्जे के बारे में सोचते हैं। तो यानी आरसीएम में आने से पहले हमारे पास लगभग जो था वो सब मार्केट में जा चुका था। यानी आज के समय में प्राउड से इस बात को कहती हूँ कि आज मेरे घर में सुई से लेकर के मैंने जो घर बनाया है 100% आरसीएम की इनकम है, 1 रुपया कहीं बाहर का कुछ नहीं है। जो महिला एक सिंगल रूम में अपना जीवन काट रही थी जैसे तैसे, आज के समय में बोकारो के जो सबसे वीआईपी एरिया है वहाँ पे मैंने मेरा घर बनाया है, और लगभग 1 करोड़ 20 लाख के लागत से घर कंप्लीट हुआ है मेरा। बाहर जाने का भी सोच सकते थे, बड़े बड़े शहर में भी गए, लेकिन एक्चुअली बोकारो रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है, और मतलब शांति है वहाँ पे। शहर नहीं, उसको स्टैंडर्ड गांव बोल सकते हैं हम लोग। वहाँ पे गांव वाली चीज़ें भी मिल जाती है और शहर का फैसिलिटी भी मिल जाता है। और शौक था फ्लैट, अपने को समझ में नहीं आता है, अपने को बंगलो ही बनाना था, तो इसलिए वहाँ पे चुना हमने। जिस कॉलोनी में हूँ उस कॉलोनी का सबसे अच्छा घर मेरा है, और कॉलोनी वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि लोग काम कुछ करता ही नहीं है, और घर भी शानदार, घर में कुछ न कुछ हमेशा नया करता भी रहता है, घाट रखा है, माली रखा है, चलता कैसे है। देखो यकीन मानिए, जब आप शुरुआती दौर में आरसीएम करते हैं, लोगों को बताते हैं तो लोग इनकार करते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपके पीछे पीछे घूमते हैं। जिस कॉलोनी में हमने घर बनाया तो हम लोग दोनों पति पत्नी ठान के गए थे कि यहाँ पे किसी को आरसीएम नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से कर रहे थे, दिन रात आरसीएम में लग के, घर में कभी चैन से बैठ नहीं पाए। तो हम लोगों ने सोचा बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम करेंगे, पड़ोसी लोग को आरसीएम नहीं बताना है, नहीं तो क्या होता है कि बगल में आपका डाउनलाइन होगा तो आएगा ही ना आपसे बात करने, और आप उसको बढ़ाने पे लगेंगे ही, तो खाना पीना चाय नाश्ता सब आराम हो जाता है। हाँ, फिर डेप्थ में काम करिए, फिर वो आ गया 4 लोगों को लेके आया, उसका चाय नाश्ता दीजिए। अच्छा, वो घर में जब आप है तो कभी भी आ जाएगा, सर 2 आदमी को पकड़ के ला रहे हैं, आप मना भी नहीं कर सकते, अपना भी लालच हो जाता है। हाँ, बस मीटिंग विथ मीटिंग, और वो भी ईटिंग का कोई ठिकाना नहीं। अभी सामने वाला बैठा है तो आप उसके हिसाब से ही उसको चाय नाश्ता करा रहे हैं, पता चला कि दिन भर खाना नहीं नसीब हुआ रहने के बावजूद भी। तो हमने सोचा था कि इस कॉलोनी में किसी को आरसीएम नहीं बताएंगे, शांति से जिएंगे। और यकीन मानिए 3 साल मेरा होने जा रहा है उस कॉलोनी में, एक आदमी को मैंने आरसीएम नहीं बताया, एक को भी नहीं बताया। और मेरा पड़ोसी लगभग वहाँ पे 20 है, 20 घर मेरे आसपास है, वो 20 आरसीएम में ज्वाइन कर गया मेरे साथ। तो ज्वाइन कैसे किया? सिर्फ एक ही काम करते थे, दिवाली में उन लोगों के घर में सन पापड़ी का एक पूरा पैकेट बनाते थे, सन पापड़ी, अपनी भुजिया, अनारदाना करके एक टोकरी में सजा के हर घर में दिवाली का गिफ्ट देते थे। बस लोगों के अंदर खुद ही होने लगा, लोग करता क्या है। कभी कभी तो 15-20 दिन के लिए गायब हो जाता है, कभी कहीं नहीं जाता है, दिन भर घर में ही है, ना कोई ड्यूटी जा रहा है, दोनों में से कोई घर में ही बैठा रहता है, फिर भी इतनी अच्छी गाड़ी लिया, इतना अच्छा घर मेंटेन कर रहा है। लोगों ने खुद ही पूछना शुरू किया, आप करते क्या हो? हमने बोला कुछ नहीं, लोगों का हेल्थ सुधारते हैं। आज वो सारे के सारे कंसिस्टेंसी में सामान ले रहे हैं, कोई 1500 में, कोई 2500 में, अपने को कुछ करना नहीं पड़ता है, सबके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा दिया, सबको ऑनलाइन सर्विस सिखा दिया, सामान मंगाओ, खाओ। ज़्यादातर वहाँ पे रिटायर लोग हैं,
क्योंकि बच्चे बाहर है ज़्यादातर, तो पूरा पूरी पूछने भी आते हैं कि कैसे करना है, तो बोलते हैं चाचा जी सामान खाइए ना, इस उम्र में स्वस्थ रहिए, परेशानी क्यों उठाना है। जो थोड़ा बहुत यंग जनरेशन दिखता है उसको बताते हैं कि कैसे करना है। आरसीएम करना नहीं पड़ता है, आरसीएम हो जाता है। अगर आपको सही विजन और सही रीजन पता हो कि आरसीएम है क्या, तो करना नहीं पड़ता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि 10-10 साल से लोगों को देख रहे हैं कि रॉयल्टी पे झूल रहा है ना। ऐसे भी लोग 8 साल 10 साल से ज्वाइन है, रॉयल्टी पे है या वहाँ तक भी नहीं पहुँचा। तो क्या डिफरेंस है उनमें जो आज भी आरसीएम में आने के बाद भी काट रहे हैं, और क्या डिफरेंस है उनमें जो आज आरसीएम में आकर के सफल लाइफ जी रहे हैं? जानना चाहते हैं? yes. बता दूं मैं राज की बात? मैं मेरे लाइफ से ही बताती हूँ थोड़ा सा। जिसने मुझे आरसीएम को ज्वाइन कराया था, जब वो मुझे आरसीएम को ज्वाइन कराया, बहुत एक्साइटेड था। मैंने सामान यूज करना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा सामान, और कहीं ना कहीं वो 1 लाख दिमाग में सेट था। मैं अपने मन में ये चीज़ ठान लेती कि एक साबुन यूज करने से अगर 1 लाख आता है, सारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तब तो करोड़पति बन ही जाएंगे। ये मेरे दिमाग में चल रहा था, और इसका रिजल्ट था कि मैं एकदम मतलब जुनून के साथ कमिटमेंट मेरा पक्का हो गया था कि जो सामान आरसीएम में हो तो आरसीएम से ही आएगा, बाहर का तो यूज करेंगे ही नहीं। अब पत्नी अगर किचन के मामले में ठान लेना तो पति का कुछ नहीं चलता है। जीना है ना चैन से, खाना खाना है कि नहीं खाना है। भैया प्यार से रहोगे तो टेस्टी खाना मिलेगा, जिस दिन झगड़ा करोगे उस दिन खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो झगड़ा का पंगा कौन ले? तो मैं जब पतिदेव को बोलती थी तो वो ला देते थे। 2-3 महीने ही संभाल लिया, मेरे एरिया का पिकअप सेंटर बंद हो गया। और जो पिकअप सेंटर था अब वो रांची में, हमारे यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। उस समय कोई साधन नहीं था, तो बस में झूल के जाने में मतलब दिन भर का समय लग जाता था। मुझे जब सामान मंगाना होता था, अब तो पति को पटाना है ना, और हम महिलाओं को सिखाया गया है कैसे पटाना है, पता है ना। हमें बताया जाता है कि दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से जाता है। पति के पसंद का खाना बना के खिलाओ, फिर जो चाहे करवाओ। तो मेरे पतिदेव को पकौड़े बहुत पसंद है उनको, तो मैं जैसे ही मेरा सामान ख़त्म होने लगता था तो 2-3 दिन से हम उनके खाने में पकौड़े देने लगते थे। तो सर समझ जाते थे कि लिस्ट कभी भी हाथ में आ जाएगा, क्योंकि रांची भेजना था मुझे। पहले से पकौड़े खिला दिया तो जब लिस्ट देते थे ना तो सर कुछ बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि पकौड़े का स्वाद है ना मुँह में। तो चुपचाप सर लिस्ट लेके सामान लाने चले जाते थे। लेकिन लोग देखिए, हमारे हिंदुस्तान में रायचंद जो होते हैं ना, हमेशा पीछे पड़े रहेंगे। आप चाहे कुछ भी करने जाओ, लोग टांग जरूर हराएंगे। तो सर जब जाते थे सामान लाने तो लोग अक्सर उनको पूछ लेते थे, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो सर बोलते थे चाय पत्ती लाएंगे, साबुन चाय पत्ती लाने जा रहे हैं। अच्छा कितने का सामान लाओगे? तो मुश्किल से 400-500 रुपये की मार्केटिंग उस वक्त हो पाती थी, उससे ज़्यादा सामान ही नहीं था। तो सर बताते थे 500 रुपये का सामान लाएंगे, बचेगा क्या? तो लगभग 20-25 रुपये बचेंगे। तो लोग सर को ऐसा बोलते थे कि तेरी पत्नी तो मूर्ख है, समझ में आता है, तुम कैसा बैंकर है कि 25 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया खर्चा करके आते हो। जाने आने का किराया, दिन भर बाहर रहते हो तो चाय पानी, एक बार में 60 से 70 रुपये सर का खर्चा होता था। 20-25 रुपया आएगा, उसके लिए 60-70 रुपया खर्चा कर रहे हो और बैंक में काम करते हो। हिसाब किताब भी करना नहीं आता है। अब जब ऐसी बातें सर सुनते थे ना, तो सर जब घर में आते थे तो सामान तो लाते ही थे, सामान के साथ गुस्सा भी लेके आते थे। और सर का जो अंदाज होता ना, वो एकदम सामान जोर से रखते घर में, पकड़ो अपना सामान, पीछे पड़ी रहती है, बिना मतलब दिमाग खराब करके रखती है। अच्छा ऐसा डायलॉग होता था। गुस्सा तो आता था, कोई सामने से गुस्सा करेगा तो गुस्सा ही आएगा ना, गुस्सा के बदला प्यार थोड़े आता है। गुस्सा मुझे भी आता था, लेकिन मैं उस वक्त क्या करती थी, कुछ नहीं, सर को चुपचाप एक गिलास पानी लेके दे देती थी, एक कप चाय बना के दे देती थी। सर इतना बिजी थे कि टाइम ही नहीं था लड़ने का। फ्री हो तब तो बैठ के लड़े भी। उनको तो आते आते ध्यान रहता था कि नर्सिंग होम जाके देखना है, उसके क्या हालात है, मेडिकल स्टोर में जाके हिसाब किताब चेक करना है, तो टाइम ही नहीं था लड़ने का। ऐसे ही कट रहा था। 7 महीने के बाद
मेरी पहली इनकम आई, पहली बार मेरे नाम से कल्याणी मिश्रा लिखा हुआ था और एक चेक आया जिस पे अमाउंट था 555 रुपया 7 महीने के बाद। और वो अमाउंट देख के जितना खुशी मिला था ना, आज लाखों में भी नहीं आता है। पिछले महीने सर जोड़ के बताए कि देखो तुम्हारा और मेरा इनकम मिला करके लगभग 9 लाख के आसपास है अमाउंट। तो मैंने बोला ठीक है। 9 लाख में भी वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी उस 555 में मिली थी, क्योंकि जीवन में पहली बार मेरे नाम से कोई इनकम आई थी। मेरा बैंक में अकाउंट भी नहीं था, वही चेक डाल के अकाउंट खुलवाए थे। और जब वो इनकम आई तब सर को भी समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं, कि सिर्फ सामान खा रही है, न किसी को बताया है, न किसी से बातचीत किया है, तो कुछ तो बात है इसमें। सर बोले कि एक काम करते हैं, जो फंसा के गया था उसको ढूंढ के लाते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसे इसमें और पैसा कमाया जा सकता है। और जब सर उसके पास गए तो वो बंदा बोला कि तुमको आज तक याद है आरसीएम? हम तो कब का भूल गए। देखो उसने सर को बोला कि तुम भी भूल जाओ, 1500 रुपया दिया, कपड़ा भी मिला, 500 रुपया भी आ गया, अब क्या चाहिए? ये सब इससे ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात था कि बिना कुछ किए अगर पैसा आता है, सैंक्शन आता तो शायद डाउट होता, अगर अगले महीना आ जाता तो डाउट होता कि ये फंसाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये 7 महीना बाद कोई कंपनी पैसा दे रही है तो कुछ तो बात है इसमें। लेकिन जो फंसाया था वो तो खुद निकल दिया। करे क्या? उस वक्त कंपनी जो किट देती थी उसमें 3 टूल्स देती थी। एक कैसे करें आरसीएम बिजनेस एक किताब था, एक आरसीएम प्लान बुक था और एक उसमें आरसीएम टाइम्स था। अगर वो टूल्स उस दिन उस बैग में नहीं होता तो आज हम आरसीएम में नहीं होते। तो मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी को ज्वाइन कराए ना, आप सामान भले कम खरीदवाइए चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बुक टूल्स के रूप में जरूर दीजिए और उस पर अपना नंबर भी जरूर लिख दीजिएगा। नहीं तो पता चलेगा कि टूल्स आपने दिया, सामान आपने दिया, जिस दिन उसका करने का मूड आया किसी और के साथ चला गया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ, हमें पता नहीं था किसी के बारे में, दुकान भी हमारे शहर से जा चुका था, हमने आरसीएम टाइम्स निकाला, पहले तो कैसे करें, बुक पूरा पढ़े, कुछ भी समझ में नहीं आया, प्लान बुक में कुछ नहीं समझ में आया, 0 लगा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हमने आरसीएम टाइम्स को खोला तो उसमें एक नाम दिखा, जो नाम अक्सर सर को जब वो जाते थे ना सामान लेने तो पीयूसी पे पोस्टर में दिख जाता था, और वो नाम था अनिंदो मिश्रा सर का। सर कहीं के होस्ट थे, वो मीटिंग में उनका आया। मेरे पतिदेव जाके शाम के 7-8 बजे के करीब उनको फ़ोन किए कि सर मुझे आरसीएम करना है, बताइए कैसे होता है। हमारे मिश्रा सर को लगा कि लगता है कोई दारू वारू पी के मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो उन्होंने भी मतलब ऐसे ही टाल के बोल दिया ठीक है आरसीएम करना है तो मैं बुनियादपुर में रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, आ जाओ मेरे पास। और सर को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसे कोई करता है क्या, यहाँ तो लोग पीछे लगते हैं फिर भी लोग आना नहीं चाहता है। और मेरे पति थे तीसरे दिन बुनियादपुर में थे, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। मैं ये कहानी आज आपके पास क्यों रख रही हूँ? देखो इसमें कुछ निगेटिव भी मैसेज जा सकता है, लेकिन मैं ये बात इसलिए आज यहाँ रख रही हूँ, अगर वो बंदा उस दिन जागरूक होता तो आज उसके नीचे एक स्टार नहीं होता। ये जो सिस्टम है ना, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दुनिया का जितना भी कैरियर है, डॉक्टरी हो, मास्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी, कोई भी कैरियर, यहाँ तक कि चोर और डकैती भी जो कैरियर है लोगों का, वो भी लोग खुद चुनते हैं। लोग खुद से अपने आप को तैयार करते हैं कि ये काम करना है। आरसीएम एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहाँ कोई भी खुद से नहीं आता है, कोई ना कोई फंसा के लाता है। लाता है ना? अच्छा, आज भी यहाँ कुछ लोगों को फंसाया गया होगा, जबरदस्ती उठा के लाया गया होगा। कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं प्रोग्राम में? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। वाह ग्रेट, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए हमारे नए मेहमान के लिए।
करते हैं ना, ऐसे ही लोग आते हैं और कहते हैं कि जब आप अपनी मर्जी का कुछ करते हो तो वो आपकी मर्जी है, जब आपकी मर्जी